हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको जैसा पता है कि हर संडे को मैं अपना एमसीक्यू सीरीज लेकर आता हूं, जो ये हमारी नई सीरीज मैंने स्टार्ट की है। तो आज इसका हम लेक्चर 5 डिस्कस करेंगे। इस वीक में मैंने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं कम्युनिटी पोस्ट पे, उन सभी के आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उनके लॉजिक को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सेशन भी अच्छा लगेगा जैसे आपको पहले के सेशंस अच्छे लगे हैं। इसके अलावा जो मेरी न्यू एमसीक्यू सीरीज मैंने स्टार्ट की है, आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। वो मंथली प्रोग्राम है, तो आप आराम से उसको टेस्ट आउट कर सकते हैं। उसमें काफी सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां मैनेजमेंट सिलेबस में आता है, तो आप उसको एक बार कंसिडर कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। तो इस बार का जो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा था, दैट वाज रिलेटेड टू स्ट्रैटेजी से ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन वाज डाइवर्सिफिकेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। डाइवर्सिफिकेशन की जो स्ट्रैटेजी होती है, जो कंपनीज डाइवर्सिफाई करती हैं, वो इनमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट एक्सप्लेन करता है। इस तरह के क्वेश्चंस ना अक्सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि अगर आप इनके ऑप्शंस को रीड करो तो ये सारे ऑप्शंस आपको सिमिलर लगेंगे। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट। आप देखो कितना ज्यादा ओवरलैपिंग लग रहा है और इसकी वजह से कंफ्यूजन होता है। बट अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका देखें तो डाइवर्सिफाई का क्या मतलब होता है कि कंपनी जो एग्जिस्टिंग काम कर रही है उससे हटकर कुछ करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है वो तो पहले ही कैंसिल आप कर सकते हो। तो ये दोनों के दोनों आप यहां पर ऑप्शन कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि कंपनी कुछ नया करेगी, डाइवर्सिफाई करेगी। अब डाइवर्सिफाई का दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप न्यू प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में लॉन्च करोगे, या तो आप न्यू प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में लॉन्च करोगे। लेकिन जो डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रैटेजी होती है उसका मतलब होता है कि हम न्यू प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में लॉन्च करेंगे, एकदम नए मार्केट में ले जाकर के उसको लॉन्च करेंगे। एंड दैट इज व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन इज ऑल अबाउट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 380 पीपल लोगों ने वोट किया है और उसमें से 55% लोगों ने करेक्ट आंसर किया है। तो इसीलिए यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो मेरे सब्सक्राइबर्स को मिलता है, मेरे स्टूडेंट्स को मिलता है, राइट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था दैट वाज फ्रॉम द एरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इन शॉर्ट हम उसको ओबीबी बोलते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या था, इन जोहारी विंडो द इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ दैट यू डोंट नो बट अदर डू इज, इनमें से कौन से ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जोहारी विंडो का मैंने एक पूरा डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है, आप चाहो तो वो लेक्चर भी देख सकते हो। वो मेरे ओबी के प्लेलिस्ट में पड़ा है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको अपने बारे में नहीं पता है लेकिन दूसरों को आपके बारे में पता है। तो अगर ऐसी किसी इंफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं तो हम क्या, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। अब यहां पर आप देख सकते हो फिर से कंफ्यूजन वाला ऑप्शन है, हिडन सेल्फ, ब्लैंक सेल्फ। वैसे ब्लैंक सेल्फ कुछ नहीं होता, तो ब्लैंक सेल्फ तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इसके अलावा अननोन सेल्फ या ब्लाइंड सेल्फ। अगर आप जोहारी विंडो में जाएंगे तो आप देखेंगे वहां एक ही ऑप्शन आपको ये वाला देखने को मिलता है, एंड दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड सेल्फ। तो ब्लाइंड सेल्फ क्या कहता है, ब्लाइंड सेल्फ कहता है तो जो ऐसी बातें होती हैं जो कि आपको अपने बारे में नहीं पता लेकिन दूसरों को पता होता है, वो आपका ब्लाइंड सेल्फ होता है। अगर आप इसके बाकी ऑप्शंस की बात करें, हिडन सेल्फ, अगर आप इसकी बाकी ऑप्शंस की बात करें जैसे हिडन सेल्फ और अननोन सेल्फ, तो हिडन सेल्फ तो वो बातें होती हैं जो आपको पता है लेकिन आप दूसरों से छुपाते हो, ठीक है। और अननोन सेल्फ क्या होता है, अननोन सेल्फ ना आपको पता है ना औरों को पता है। अब ब्लैंक सेल्फ कुछ होता नहीं, इसीलिए आंसर क्या होगा, ब्लाइंड सेल्फ। लेकिन आप देखेंगे यहां पर ऑलमोस्ट 421 लोगों ने वोट किया है, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने आंसर किया अननोन सेल्फ, जो कि रॉन्ग आंसर है। तो यहां पर मुझे एक पॉइंट मिल जाता है और मैंने आपको यहां पे हरा दिया है। तो हमारा जो स्कोर हो जाता है वो 1-1 हो जाता है। अभी आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड थिंग। एंड थर्ड क्वेश्चन जो मैंने पूछा दैट वाज फ्रॉम जनरल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स एम्फसाइजेस पार्टिसिपेटिंग सेटिंग गोल्स दैट आर। हमने एमबीओ का पूरा कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली आपने उसकी वीडियो देखी होगी। आप चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं इसकी भी वीडियो डाल दूंगा, आप जरूर देखें। पीटर ड्रकर ने ये सारा कंसेप्ट दिया था, जहां उन्होंने कहा था कि कोलैबोरेशन से मैनेजमेंट और वर्कर्स मिलकर के गोल्स बना सकते हैं। अब जो ये गोल्स बनाएंगे, आप किस तरह के गोल्स होने चाहिए। अब जब आप स्मार्ट गोल्स के बारे में पढ़ेंगे या गोल्स के बारे में पढ़ेंगे, गोल की एक क्वालिटी जिसको आप कोई मिटा नहीं सकता, वो ये होती है कि गोल शुड बी टैंजिबल, गोल शुड बी वेरीफाइबल एंड गोल शुड बी मेजरेबल। गोल जो होता है वो मेजरेबल जरूर होना चाहिए, तभी तो आप जानोगे कि वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो इस वजह से यहां पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 500 प्लस लोगों ने वोट डाला है और आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 78% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है।
तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है और आपका स्कोर 2-1 हो जाता है। मेरे सब्सक्राइबर अब आगे चल रहे हैं, मैं पीछे चल रहा हूँ। ठीक है, और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर मुझे हर वीक में हराएं, सो दैट कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे हराएं और वो जीतें, तो मैं बहुत खुश हूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Let's move on to the next question and that is from the research methods. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल था, मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ा के क्वेश्चन डाल रहा हूँ, बट मैं देखना चाहता था कि आप इसको कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। रिसर्च मेथड और स्टैट्स के क्वेश्चन वो एरियाज होते हैं मैनेजमेंट में जो आपको हमेशा धोखा दे जाते हैं। अक्सर आपका मार्क्स जो स्कोरिंग सेक्शन है ये, लेकिन उसके बावजूद हम स्कोर नहीं कर पाते। अब इसका क्या रीजन है, इसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या था, What will be the value of any variable? किसी भी वेरिएबल की क्या वैल्यू होगी रिप्रेजेंटिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब नॉर्मल कर्व पर डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑन एनी पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी क्या वैल्यू होगी ऑन द नॉर्मल कर्व। उस वैल्यू की, अब ऑप्शंस क्या क्या थे, उसकी वैल्यू 1 होगी, उसकी वैल्यू 0 होगी, इक्वल टू मीन होगी, या फिर वो z स्कोर के बराबर हो। अब देखिए इसमें मैं आपको एलिमिनेशन सिखाता हूं, प्रोसेस ऑफ सिंपल एलिमिनेशन से आप इसको यूज कर सकते थे। जैसे 1 तो नहीं हो सकती, 1 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि नॉर्मल कर्व की तो पूरी वैल्यू ही 1 होती है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो 1 कैसे हो सकता है। तो पहला तो यही आपको क्लियर हो गया। इक्वल टू मीन भी नहीं हो सकती, जबकि मैक्सिमम लोगों ने इक्वल टू मीन आंसर किया है। 440 वोट्स में से आप देख सकते हैं 60% लोगों ने इक्वल टू मीन का है, लेकिन इक्वल टू मीन नहीं होगा, क्योंकि इक्वल टू मीन नॉर्मल कर्व की प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि अगर वो सेंटर पॉइंट पे होगा तभी वो इक्वल टू मीन, इक्वल टू मोड, इक्वल टू मीडियन होता है। यही तो प्रॉपर्टी है नॉर्मल कर्व की, कि द सेंटर ऑफ द कर्व इज इक्वल टू मीन, इक्वल टू मोड, इक्वल टू मीडियन। मीन मीडियन मोड वहां पे बराबर होते हैं, तो वहां पर भी आप देख सकते हो कि जो मीन है वो भी नहीं हो सकता। अब आपके पास ऑप्शन क्या रहेंगे, या तो z स्कोर होगा या तो 0 होगा। अब इसकी अगर आप थ्योरेटिकल कंसेप्ट को समझते हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नाम देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, ये फ्रीक्वेंसी का चार्ट है, ये फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। तो जब किसी भी चीज की आप फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो तो उसमें तो काउंट आएगा ना, किसी चीज का एरिया निकलेगा। नॉर्मल कर्व में हमेशा कोई एरिया निकलता है, मैं यहां से यहां तक का एरिया निकालना चाहता हूं, मैं यहां से यहां तक का एरिया निकालना चाहता हूं, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमेशा नॉर्मल कर्व की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो हमेशा 0 होगा। एक रेंज में अगर आप निकालेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर निकल कर आएगी, क्योंकि नॉर्मल कर्व में हमेशा हर चीज डिस्ट्रीब्यूशन में निकलती है, रेंज में निकलती है, फ्रीक्वेंसीज के ऊपर बेस्ड होता है, ये प्रोबेबिलिटीज के ऊपर बेस्ड होता है ये। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जेड स्कोर में हम क्यों कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज हम किसी भी वैल्यू को स्टैंडर्ड स्कोर में या स्टैंडर्ड स्केल में लाना चाहते हैं, इसी वजह से हम उसको कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। और रिसर्च के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है और काफी टेक्निकल हो सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर अगेन मैं जीत गया हूं और आप देख सकते हैं कि फिर से स्कोर 2-2 हो गया है। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट सेक्शन। जो लास्ट क्वेश्चन आया था दैट वाज रीअरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एचआरएम का क्वेश्चन है, रिक्रूटमेंट के स्टेप्स को हमें ऑर्गेनाइज करना है। अब यहां पे क्या होता है ना, अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है यार पता नहीं कैसे क्या करेंगे, कैसे इसको एनालाइज करेंगे। अगेन एक सिंपल टेक्निक आपको सिखाता हूं। मैनेजमेंट का कोई भी स्टेज हमेशा आप देखोगे ज्यादातर केसेस में प्लानिंग से शुरू होता है। अब यहां पे देखो ऑप्शन में प्लानिंग आ रहा है, अगर आप बाकी देखो स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट बाद में होगा, स्क्रीनिंग आप बाद में करोगे, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल तो वैसे ही लास्ट में होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर्चिंग। अब इसमें मैं एक और तरीका लगा सकता था, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल दिया हुआ है तो 2 नंबर ऑप्शन तो हमेशा लास्ट में आएगा। तो आप यहां देख सकते हो ये वाला 2 और ये वाला 2, मतलब ये वाला एलिमिनेटेड, ये वाला एलिमिनेटेड। सिर्फ ये 2 क्वेश्चन है जिसको आपको टारगेट करना है, 2 ऑप्शंस को। अब इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा। अब इसमें मुझे सबसे पहले क्या देखना है, मैंने आपको जैसा बताया, सबसे पहले आप क्या करोगे, प्लान करोगे। इस ऑप्शन में क्या आ रहा है, स्क्रीनिंग, तो पहले स्क्रीनिंग ही करने लग जाओगे कि पहले प्लानिंग करोगे? प्लानिंग करोगे तभी तो रिक्रूटमेंट शुरू होगी, तभी तो स्क्रीनिंग करेंगे। एंड दैट इज द रीजन व्हाई हम पहले किस चीज से स्टार्ट करेंगे, पहले प्लानिंग से स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारे टाइम को बहुत सेव करता है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 87% लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है और इस वजह से आपका स्कोर हो जाता है 3-2। आपने मुझे 3 क्वेश्चंस में हरा दिया और मैंने आपको 2 ही क्वेश्चन में हराया। तो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, आज के सारे आपको एमसीक्यू समझ में आ गए हो, उनका लॉजिक समझ में आ गया होगा। मैं आगे भी इसी तरह क्वेश्चंस पोस्ट करता रहूंगा। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूजीसी नेट है, चाहे वो आरबीआई ग्रेड बी है, सेबी है, चाहे वो किसी भी यूपीएसयू की आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम जहां पर मैनेजमेंट सिलेबस में आता है। मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ जनरल मैनेजमेंट से नहीं है, उसके कुछ सेक्शंस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योरशिप आता है, स्ट्रैटेजी आती है, मार्केटिंग आता है।
तो आप मेरे MCQ सीरीज को कंसिडर कर सकते हैं। आपको बहुत फायदा मिलेगा, उस पर मैं काफी मेहनत कर रहा हूं और कोशिश ये कर रहा हूं कि उसका लेवल उस लेवल तक ले जाऊं कि हर स्टूडेंट को कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसा इन्वायरमेंट मिले। प्लस मेरे जो लाइव सेशंस होंगे उसमें मैं आपको हर क्वेश्चन का लॉजिक भी समझाऊंगा और प्लस शॉर्टकट्स भी बताऊंगा कि कैसे उन क्वेश्चंस को आप डील कर सकते हो। प्लस मोर इंपॉर्टेंटली मैं आपके लिए कुछ रीडिंग मटेरियल भी ऑर्गेनाइज करूंगा ताकि आप वो पढ़ सको। प्लस इसके अलावा मैं वीडियोस भी बनाऊंगा आपके लिए, सो दैट कि जो भी टॉपिक्स मैंने अब तक यूट्यूब पे कवर नहीं किया है वो आपकी रिक्वेस्ट पे मैं वहां पे कवर कर दूं। So thanks for watching. I hope you enjoyed this particular session. We'll be meeting in the next session very soon. Bye bye.